हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज से हमारा शुरू हो रहा है नर्सिंग फाउंडेशन का वन शॉट लेक्चर। यानी वन शॉट में हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो होगा 30 से 35 मिनट। कुछ चैप्टर जो बड़े होंगे उनका हो सकता है 2 पार्ट आ जाए या 40 से 45 मिनट का लेक्चर आ जाए, लेकिन इसी में आपको पूरा नर्सिंग फाउंडेशन का वन शॉट करवा दिया जाएगा। और वन शॉट का मतलब ये नहीं कि आपको बस ऊपर ऊपर से कोई बता दिया जाएगा, आपको पूरे डेप्थ में जितने आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जितना आपका आईएनटी का सिलेबस है, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और अच्छे से कवर किया जाएगा। और कम टाइम में आपका बिना टाइम खराब किए हुए अच्छे से कवर किया जाएगा, एकदम अच्छे से। यानी हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आज से हमारा शुरू हो रहा पहला चैप्टर नर्सिंग फाउंडेशन का, इंट्रोडक्शन टू द हेल्थ एंड इलनेस। यानी नर्सिंग फाउंडेशन आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आता है, लेकिन आपका इसका एग्जाम कब होता है? सेकंड सेमेस्टर में आपका इसका फाइनल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है। तो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया रहता है वो आपको भूल गया रहता है। तो सेकंड सेमेस्टर में जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया रहता है, सेकंड सेमेस्टर तक आते जाते आप भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है। और रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वन शॉट लेक्चर सबसे बढ़िया होता है, सबसे अच्छा होता है वन शॉट लेक्चर देखना रिवीजन के लिए। तो इसके लिए आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको देखने के बाद आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कॉन्सेप्ट, आप हेल्थ डिफाइन कर पाएंगे, हेल्थ को डिस्कस कर पाएंगे, मस्लो हायरार्की क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है, एक्सप्लेन हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, और डिस्कस कर पाएंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या हेल्थ का होता है। और इसके अलावा एक्सप्लेन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर और डेवलपिंग इलनेस, ये सारी चीज़ें आप किया जाती हैं। और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फैमिली के ऊपर, और आपके इलनेस का और आपके हेल्थ के ऊपर, आपके पर्सनल के ऊपर, ये सारी चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। अब चैप्टर की आउटलाइन क्या है, क्या क्या आपके कहाँ पे हैं, आपका जो आईएनटी का सिलेबस दिया हो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो यहाँ पे बस बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डेफिनीशन उसका क्या होने वाला है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। मस्लो हायरार्की नीड क्या है, हेल्थ क्या है, इलनेस हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम क्या है, और आपका क्या है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ क्या है। यानी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ क्या होने वाला है, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग इलनेस, और इलनेस का टाइप क्या है, इलनेस का बिहेवियर क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या होता है पेशेंट पर और फैमिली पर किसी इलनेस का। बस इतनी चीज़ें आपको देखनी है। 20 मिनट का लगभग लेक्चर होने वाला। 20 मिनट में आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया जाएगा। हर एक टॉपिक जितने टॉपिक दिया हो सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। कम टाइम में आपको इफेक्टिव लेक्चर मिलने वाले हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ क्या होता है। हेल्थ मोर देन जस्ट द अब्सेंस ऑफ इलनेस, यानी बीमारी केवल ना होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ क्या है, हेल्थ जो अगर आप स्पिरिचुअल जो है अच्छे हों, सोशल अच्छे हों, मेंटली अच्छे हों, शारीरिक रूप से अच्छे हों, और आपके पास कोई बीमारी ना हो, तब आप जो है हेल्दी हैं। यानी अगर आप हेल्थ इज नॉट मोर देन जस्ट absence ऑफ इलनेस, इट इज द एक्टिव प्रोसेस इन विच द टूवर्ड्स हिज द पर्सन मूव्स टूवर्ड्स, ठीक, द पर्सन जो है मूव कर रहा टूवर्ड्स हिज हर मैक्सिमम पोटेंशियल। यानी जब तक कोई भी पर्सन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को नहीं यूज कर पा रहा, मतलब वो कहीं ना कहीं वो इल है, बीमार है। यानी कहीं ना कहीं वो बीमार है, इल है। तो इसका मतलब क्या होगा, हेल्थ इज मोर देन जस्ट ए एब्सेंस ऑफ इलनेस, इट इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस होता है इन व्हिच ए पर्सन मूव्स टूवर्ड्स हिज ऑन हर मैक्सिमम पोटेंशियल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन क्या है, तो इतने लोगों ने डेफिनेशन दिया, लेकिन इसमें डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन सबसे जरूरी है। क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटीज। यानी हेल्थ जो है वो कंप्लीट रूप से आपका फिजिकल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, और स्पिरिचुअल भी वेलबींग है, ठीक। स्पिरिचुअल यहाँ पे स्पिरिचुअल भी रहेगा, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस है। यानी आपका जो है कोई भी बीमारी थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। डोरोथिया ओरमा, इन्होंने क्या कहा था, हेल्थ एंड हेल्थी एरिया टर्म यूज टू द डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स व्हेन दे आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली होल एंड साउंड। ठीक, ये हो गया। ये सारे आप डेफिनेशन इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन। और आप कहीं भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे जरूर अगर डेफिनेशन लिखना तो अकॉर्डिंग टू करके जरूर लिखिए कि आपका क्या है। जैसे 2 डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू करके लिखिए, एक अगर नहीं याद आ रहा है तो लिख सकते हैं अदर डेफिनेशन।
अदर डेफिनेशन आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि अदर डेफिनेशन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पूछा जा रहा है तो मिनिमम 2 डेफिनेशन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखना चाहिए। अगर 3 नंबर 4 नंबर का तो उसमें 3 डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। यानी 4 कॉन्सेप्ट आपके हैं, ये चारों को बस आप याद कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे थोड़े में लिखे क्योंकि हमको आपको बस समझाना था, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो यही चीज़ आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे। बस आपको बस यही चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना, जैसे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट डालना है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर में थोड़ा सा लिखना है कि हेल्थ क्या है, इक्वल टू है अब्सेंस ऑफ। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हेल्थ जो है अब्सेंस ऑफ डिजीज है और ये फोकस करता है ट्रीटमेंट नॉट प्रिवेंशन। ठीक, बायोमेडिकल का मतलब क्या है? बायोमेडिकल में आपको जब बीमारी हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा, केवल आपके पास बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी माने जाएंगे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार। और ये किस पे फोकस करता है? आपके ट्रीटमेंट पे, ना कि प्रिवेंशन, बचाव पे आपका नहीं फोकस करता है। ये फोकस करता है कि आपको जब हो जाएगा तो आपकी बीमारी का इलाज होगा। इकोलॉजिकल में क्या होता है? हेल्थ इज द बैलेंस बिटवीन द पर्सन एंड एनवायरमेंट। ठीक, यानी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो हेल्थ है वो किसके बीच में बैलेंस, आपका हेल्थी तभी रहेंगे जब आपके बीच में, आपके और इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस सही रहेगा। इम्बैलेंस होगा तो आपको डिजीज होगी। देखिए इम्बैलेंस अगर हो रहा है तो आपको डिजीज होगी। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या था? हेल्थ इज इन्फ्लुएंस बाय द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक, यानी साइको सोशल जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या कहता है कि हेल्थ इन्फ्लुएंस, हेल्थ जो है आपका वो कई चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे सोशल अपने चारों तरफ के आपका जो सोशल कम्युनिटी है उससे होता है, साइकोलॉजिकल आपको क्या प्रेशर पड़ रहा है उससे होता है, कल्चर आपका क्या है उससे भी आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे देखते होंगे होली के बाद कई लोगों को सर्दी जुकाम बुखार एलर्जी कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो कल्चरल का इफेक्ट है, क्योंकि होली में जो रंग होते हैं या जो पानी से भीगते हैं उसका फर्क पड़ता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक जो होता है कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है? ऑल डायमेंशन फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल आर इंटरकनेक्टेड एंड फोकस विद द होल पर्सन एंड नॉट जस्ट ए सिम्टम। यानी फोकस जो होना चाहिए पूरे पर्सन के ऊपर होना चाहिए, ना कि एक सिम्टम्स के ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़ें तो आपके कॉन्सेप्ट में क्या आ गया? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट आ गया, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आ गया, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट आ गया और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है मास्लो लॉ हायरार्की। यानी मास्लो लॉ हायरार्की क्या है? मास्लो लॉ हायरार्की नहीं, तो मास्लो नामक एक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वैज्ञानिक का कहाँ के थे और किस सन में इसको मास्लो लॉ हायरार्की को दिया था। इतना आपका काम है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसको कब दिया था। मास्लो लॉ हायरार्की में 5 स्टेप्स आपके होते हैं। मास्लो लॉ हायरार्की जो होती है, मास्लो लॉ हायरार्की ऑफ नीड्स जो है उसमें 5 स्टेप्स हैं। अब 5 स्टेप में पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद में आता है आपका सेफ्टी सिक्योरिटी, उसके बाद में आपका आता है लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इतने 5 स्टेप आते हैं। ये पाँचों स्टेप जो हैं आपको केवल फर्स्ट ईयर में नहीं काम में आने हैं, ये आपके 4th ईयर यानी 8 सेमेस्टर तक आपके काम में आने वाले हैं। आपको सिर्फ ये नर्सिंग फाउंडेशन में ही नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं मास्लो लॉ हायरार्की नीड आपको आ ही जाएगी। तो आज ही इसको रट लीजिए ये 5 स्टेप। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आता है। मास्लो लॉ हायरार्की का नीड क्या था कि आपको कौन कौन से नीड आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत है, बेसिक नीड्स कौन कौन से जरूरत है। तो सबसे पहला बेसिक नीड्स हमारे क्या आ जाता है? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या आ जाता है? हवा, पानी, रहना, खाना, ये सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है। टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, एयर होना चाहिए, हवा पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्लीप होना चाहिए, आपको सोने के लिए होना चाहिए, रेस्ट करने के लिए होना चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपका फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाती है। इसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके बाद में आ जाता है, इसके बाद में आपका आ जाता है घर आ जाता है। अगर आप जी रहे हैं, मतलब आप खा के जी लिए, हवा मिल गया, पानी मिल गया, खाना मिल गया, आप जी लिए, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गया। अब आपको चाहिए क्या? कपड़ा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, ये सारी चीज़ें अब आपको इसमें चाहिए। यानी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी चाहिए। साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्या मिलेगा? अपने घर वालों से मिलेगा, अपने पेरेंट्स से मिलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो है फिजिकल नीड क्या होगा? आपको घर मिल जाएगा तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी, कपड़े मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में लव एंड बिलोंगिंग। अब ये दोनों चीज़ें अगर आपकी पूरी होंगी तो तीसरी चीज़ों की तरफ इंसान भागता हो, क्या है? लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग का मतलब क्या होगा? आपको अब कोई अपना चाहिए, जिसको आप अपना कह सके, फ्रेंडशिप हो, लव हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, जिसके आप कह सकें हाँ ये हमारा है। तो ये हो गया लव एंड बिलोंगिंग में आ गया। तो ये हो गया। इसके बाद में आ गया सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम में क्या होता है? फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस
एंड कम्पिटेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। मतलब एक जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आप लोग इतने बड़े हो गए कि आप लोगों को समझ में आ गया। रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यानी आपका पहले क्या होगा, फिजियोलॉजिकल नीड आएगा, फिजियोलॉजिकल नीड में अगर कंप्लीट हो गया तो आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, उसके बाद सेल्फ स्टीम यानी इज्जत चाहिए, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी डेवलप वंस मैक्सिमम पोटेंशियल एंड रियलाइज वन एबिलिटी एंड क्वालिटी। उसके बाद में आप डेवलप कर सकते हैं किसी के मैक्सिमम पोटेंशियल एंड रियलाइज वंस एबिलिटी एंड क्वांटिटी, और किसी को रियलाइज करवा सकते हैं कि हाँ तुम भी कुछ हो। मतलब पहले रिस्पेक्ट चाहिए, उसके बाद अपने कुछ जगह कुछ जो है अवधा पाने की कोशिश आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी एक ह्यूमन की इतनी नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम्स हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक। तो मास्लो हायरार्की हो गया। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि मास्लो हायरार्की नीड कब दिया था और किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने और कहाँ के थे। इतनी चीज़ें आपके ऊपर है, आपको इसको बताना है। हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। अब हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम क्या होता है, तो आपका द हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम इज द मॉडल दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हेल्थ इज नॉट जस्ट ए एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ए डायनेमिक एंड constantly changes state. It is the represent a range of spectrum of a person health state from high level wellness to death. अब हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम में जो है आपका आते हैं उस पर भी। तो हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम जो है आपका, ये आपका क्या आता है, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम इज अ मॉडल डैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हेल्थ इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी ये केवल अब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, बट ए डायनेमिक कंसंटेंटी, ठीक, कंसंटेंटी चेंजिंग स्टेट, ए डायनेमिक कंसंटेंटी चेंजिंग स्टेट है। इट रिप्रेजेंट ए रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए पर्सन हेल्थ स्टेटस। मतलब इट इज ए रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, रेंज को रिप्रेजेंट करता है रेंज और स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सन हेल्थ, यानी हेल्थ का स्टेटस का उसका स्पेक्ट्रम कितना वो कब कितना हेल्दी हो रहा है, कितना दिन पे, ये सारी चीज़ें आपके आते हैं, यानी कितने दिन पे हेल्दी हो रहा है, कितने दिन पे बीमार हो रहा है, कुछ उसका फ्लो चार्ट होगा, वो सारी चीज़ें। और हाई लेवल वेलनेस और डेथ, ठीक, यानी फ्रॉम द हाई लेवल वेलनेस से लेके डेथ तक ये सारी चीज़ें आपका आती हैं। अब इसको अच्छे से समझ में इसमें आएगा। डेफिनेशन देखिए इसका पहले, द हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम इज द कॉन्सेप्ट दैट व्यूज हेल्थ एज ए कॉन्स्टेंटली चेंज स्टेट, ठीक, चेंजिंग स्टेट विथ हाई लेवल वेलनेस, डेथ एंड अपोजिट एंड्स। यानी ये हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम जो बताता है कि आप अगर नॉर्मल लेवल पे हैं तो आपको डेथ की तरफ कैसे जाएंगे, और आप जो है अच्छे वेलनेस की तरफ कैसे जाएंगे, ठीक होने की तरफ कैसे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल जाता है। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है आपका, ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया, कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी इलनेस नहीं है, ना वेलनेस है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक। अब इस यहाँ से अगर अवेयरनेस फैलाया जाएगा, उसको अवेयर रहेगा, एजुकेटेड रहेगा और ग्रोथ करेगा, ठीक। यानी अगर अवेयर है, एजुकेटेड है, उसको सारी चीज़ें पता है तो वो वेलनेस की तरफ जाएगा, यानी उसको बीमारी नहीं है। जैसे कोरोना के टाइम पे जिसको एजुकेटेड था, जो जानकारी था, वो भीड़ भाड़ में नहीं जाता था, सारी चीज़ें बचाव करता था, तो उसको क्या हुआ, वो अच्छा रहा वेलनेस की तरफ। लेकिन जिसको नहीं कुछ पता है वो क्या होगा, उसको साइन, अगर वो गया, वो गलती की हो, चाहे जो हो, तो अगर गलती करेगा तो उसको साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, डिसेबिलिटी होगी और प्रीमेच्योर, अगर बीमारी ठीक नहीं होगी तो उसको डेथ भी हो सकता है। लेकिन यही अगर ट्रीटमेंट होने लगा तो ट्रीटमेंट होकर फिर इधर आ जाएगा और वेलनेस जो है आपका बढ़ने लगेगा अगर ट्रीटमेंट हो गया तो। मतलब हेल्थ और इलनेस कॉन्टिन्यूम जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो दिखाना चाहता है कि हेल्थ एज ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट, यानी हेल्थ जो है कोई स्थिर चीज़ नहीं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाता है विथ हाई लेवल वेलनेस टू डेथ एट अपोजिट, यानी एक लेवल पे आपका जो है हाई लेवल का वेलनेस है और दूसरी तरफ आपका अपोजिट एंड पे क्या है, डेथ है। यानी आप जो है अगर अवेयरनेस रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपने गलती की, साइन सिम्टम आया, उसको भी नहीं देगा तो डिसेबिलिटी हो गया, अगर उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो प्रीमेच्योर डेथ होगा। बस इतना ही कहना चाहता। आपका एग्जाम में अगर ये इमेज बना देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से।
अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ क्या, यानी हेल्थ का फैक्ट, हेल्थ कौन कौन से फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन से फैक्टर पे सबसे ज़्यादा जो है फर्क पड़ता है हेल्थ का। तो इनकम और सोशल स्टेटस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे पता ही आप लोगों को कि अगर कोई गरीब इंसान है तो उसका हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सही चीज़ नहीं खा पाएगा, जितनी मात्रा में प्रोटीन कार्ब्स लेना है नहीं ले पाएगा, खाना सही नहीं हो पाएगा, और खाना के बाद छोड़िए अगर गलती से वो बीमार होगा तो दवाई नहीं करवा पाएगा, और छोटी बीमारी बड़ी बीमारी के रूप में हो जाएगी। ग्रेटर गैप बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट पीपल एंड द ग्रेटर द डिफरेंस इन द हेल्थ। ठीक, एजुकेशन, अगर एजुकेटेड नहीं है, नहीं पता उसको किसी चीज़ के बारे में, तो उसका पुअर हेल्थ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या चीज़ें खानी है क्या चीज़ें नहीं खानी है, किस चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करना है। जैसे कोरोना के टाइम पे जो एजुकेटेड थे वो अपने को बचाव कर लगे। स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे करना है, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे उसको बूस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अगर एजुकेशन रहेगा तभी हो पाएगा। फिजिकल इन्वायरमेंट, आपके आसपास क्लीन होना चाहिए। जब आप एजुकेटेड रहेंगे तभी आप अपने पास को क्लीन रखेंगे, खुद को साफ रखेंगे, अपने आसपास को क्लीन रखेंगे, ये सारी चीज़ें रखेंगे, अपने हाउस को सेफ रखेंगे, अपनी कम्युनिटी को सेफ रखेंगे। इसके बाद में आपका क्या जाता है, रोड्स और ये सारी चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ों को आप साफ रखेंगे। इसके बाद जाता है सोशल सपोर्ट और नेटवर्क, यानी ग्रेटर सपोर्ट होना चाहिए फैमिली का, फ्रेंड का। अगर नहीं रहेगा तो आप डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे। ये सारी चीज़ें, कल्चर, आपके कल्चर पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे होली वाली चीज़ आ गई तो ये सारी चीज़ें बीमारी आ सकती है। इसके बाद जेनेटिक्स भी हो सकता है, कुछ बीमारियां जो होती हैं आपकी जेनेटिक्स होती हैं, आपको पता ही है। हेल्थ सर्विसेज अगर आप पुअर हेल्थ सर्विसेज लेंगे तो भी आपको, अगर हॉस्पिटल में बीमारी लेके गए, एक भर्ती होंगे और वहाँ से 4 बीमारी लेके चलाएंगे, तो ये भी चीज़ है। जेंडर का भी फ़र्क होता है, कुछ जो है जेंडर पे अलग अलग बीमारी होती है। इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी बीमारी कौन से जेंडर पे होती है, एक जेंडर पे होती है दूसरे जेंडर पे नहीं होती। इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कुछ बीमारियों के नाम हैं। इसके बाद आ जाता है, अब हेल्थ हो गया, इलनेस क्या है, यानी आपकी बीमारी क्या है, इलनेस क्या है। तो इलनेस को डिफाइन कैसे किया जाता है, इलनेस इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग, ठीक, यानी एक सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, बीइंग अनवेल और एक्सपीरियंसिंग पुअर हेल्थ, और वो जो वेदर ड्यू टू डिजीज, मेंटल स्ट्रेस और अदर फैक्टर, जो कि आपका किस पे होता है, ड्यू टू डिजीज और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, अदर फैक्टर आपके हो सकते हैं, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन इलनेस जो होता है एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, किसमें, बीइंग अनवेल, यानी वो फील करवाती है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप पुअर हैं, आपका हेल्थ पुअर है। इवन विदाउट द डायग्नोस्टिक डिजीज ए पर्सन कैन बी फील इल, ठीक, यानी कोई भी डायग्नोसिस के बिना भी जो है पर्सन है जिस बीमार है वो फील कर सकता है कि हाँ वो बीमार है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ इलनेस, इलनेस कितने प्रकार के होते हैं, तो इलनेस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली इलनेस जो है 2 टाइप के होते हैं। आपका 2 टाइप के होते हैं, इसके अलावा 2 टाइप जो लिखे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जो एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस, आपका अगर सडन ऑनसेट हो रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक, यानी कोई बीमारी, जैसे आपको बुखार होता है, कुछ लोगों को बुखार होता है, सडन आया बुखार 2-3 घंटे रहा, उसके बाद खत्म हो गया, जैसे कि फीवर हो गया, फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, आपका खत्म हो जाता है। क्रोनिक इलनेस जो होता है लॉन्ग टर्म तक रहता है, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। यानी जो बीमारी सडन ऑनसेट हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहे एक्यूट, जो लॉन्ग लास्टिंग रहे और लाइंग लॉन्ग जो है लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, और जिसका ऑनसेट सडन भी हो सकता है, अचानक भी शुरू हो सकता है, और धीरे धीरे भी शुरू हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी हैं। और मेंटल इलनेस, ठीक, जो आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग ना हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें। साइकोसोमेटिक जो होगा, जैसे स्ट्रेस कॉजिंग स्टमा चलता है, जैसे स्ट्रेस की वजह से आपका स्टमा अल्सर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से तो ये हो सकता है। लेकिन आपको अगर आ गया तो इस सबको नहीं, इस सबको लिखना होगा तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, मेंटल इलनेस हो गया, फिजिकल इलनेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें, सोशल इलनेस, ये सारी चीज़ें आ जाए। लेकिन आपको मेन लिखना है एक्यूट इलनेस और क्रोनिक इलनेस, 2 इलनेस को आपको करना है। सडन ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है लाइफ का। और एग्जाम्पल लिखना, कहीं भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। कॉजेज ऑफ इलनेस क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज में आपका क्या रहता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाता है, फंगी आ जाता है, पैरासाइट्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बायोलॉजिकल कॉजेज में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक, इसके बाद माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, एक बैक्टीरिया। इसके बाद में आपका आ जाता है फिजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज में इंजरी आ गया, बर्न आ गया, रेडिएशन आ गया, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स आ गए, एग्जाम्पल ऑफ स्किन बर्न्स फ्रॉम द फायर्स एंड केमिकल्स, ये सारी फिजिकल कॉजेज आ गए। इसके बाद केमिकल कॉजेज में आपका क्या आ जाता है, एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल केमिकल एंड टॉक्सिन्स, ठीक, एग्जाम्पल क्या होगा, पॉइजनिंग ड्रग्स एंड ओवरडोज, यानी जब ड्रग का पॉइजनिंग हो गया है, ओवरडोज हो गया, तो उसकी वजह से आपका हो सकता है। इसके बाद आपका न्यूट्रिशनल कॉजेज आ सकते हैं, ठीक, इसका सब सिर्फ आप लोग हेडिंग जो है याद रखिए, हेडिंग से अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है ना।
बायोलॉजिकल कॉजेस, फिजिकल कॉजेस, केमिकल कॉजेस। अब इसके बाद आ गया न्यूट्रिशनल कॉजेस। न्यूट्रिशनल कॉजेस में आपका क्या आ गया, पुअर डाइट आप ले रहे हैं, माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। जेनेटिक एंड हेरिडेटरी कॉजेस आ जाता है। जेनेटिक या हेरिडेटरी में जो आपको हेरिडेटरी मिलता है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज में जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से आपका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है आपका कोई भी। लाइफ स्टाइल कॉजेज में तो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करते हैं। हार्ट डिजीज ड्यू टू द सडनली लाइफ स्टाइल, सडेटरी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। कितने आपके कारण हो गए, पहला हो गया बायोलॉजिकल काजेज, फिजिकल काजेज, केमिकल काजेज, उसके बाद में आपका आ जाता है न्यूट्रिशनल काजेज, जेनेटिक काजेज, साइकोलॉजिकल काजेज, लाइफ स्टाइल काजेज। इसके बाद में आता है रिस्क फैक्टर फॉर इलनेस, यानी इलनेस के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हो जा सकते हैं। तो आपका दो तरीके का रिस्क फैक्टर होते हैं। एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल यानी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दिस कंडीशन आर बिहेवियर आर इंक्रीज द चेंज आप गेटिंग ए डिजीज, यानी अगर आप ये जो चेंजेस हैं ये कर लेंगे तो आप बच जाएंगे किससे, जो है बीमारी होने से। अगर ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, ये चीज़ों से बच नहीं पाते हैं, तो आपको बीमारी होगी। तो अनहेल्थी डाइट जैसे कि हाई फैट, लो फाइबर, ये सारी चीज़ें करें खाएंगे। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर बेड पे पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं, या आपका जो है वर्क फ्रॉम होम है, तो ये सारी चीज़ों में आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी का लैक होता है। स्मोकिंग एंड एल्कोहल यूज, ओबेसिटी एंड पुअर हाइजीन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, एल्कोहल छोड़ सकते हैं, ओबेसिटी भी कम कर सकते हैं, पूरा हाइजीन को भी सही कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं चेंज हो सकता है, जैसे कुछ बीमारियां होती है एज के कारण होते हैं, रिस्क इंक्रीज विद द एज जो होते हैं, जेंडर के साथ में कुछ होती हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है जो कि हेरिडिटरी होते हैं, कुछ एथिसिटी होती है, सम डिजीज आर मोर कॉमन इन द सर्टेन एथिक ग्रुप, कुछ ग्रुप में कॉमन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अब इसके बाद में आता है स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर, यानी स्टेज कौन कौन से हैं आपके इलनेस बिहेवियर के, यानी आपको अगर बीमारी होगी तो आपको कौन कौन से स्टेज में महसूस होगी। तो सबसे पहले सिम्टम एक्सपीरियंस होगा, यानी आपको सिम्टम पता चलेगा कौन कौन से सिम्टम्स हैं। पेन, फीवर, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। मे बी ट्राई द अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, यानी आप समझने की कोशिश करेंगे आपको हुआ क्या। उसके बाद अजम्स आप सीक रोल, ठीक, इसका पर्सन एक्सेप्ट कर लगेगा कि हाँ वो बीमार हो गया, वो रेस्ट करेगा, अवॉइड करेगा वर्क को, एक्सपेक्ट करेगा केयर को और सिंपैथी के लिए। इसके बाद मेडिकल केयर लेगा, वो सोचेगा पहले आराम से ठीक हो जाए, तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो मेडिकल केयर, डॉक्टर के पास, नर्स के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद डिपेंड हो जाएगा पेशेंट रोल, उसके बाद डिपेंड क्या पर्सन एस्पेक्ट द ट्रीटमेंट प्लान, वो समझेगा और उसको फॉलो करेगा, एडवाइस जो भी डॉक्टर दिए रहेंगे डिपेंड करेगा केयर गिवर्स पे कि वो कितना अच्छे से सही हो रहा है। उसका रिकवरी और रिहेबिलिटेशन दवाई लेगा तो उसको जो रिकवर होगा और रिटर्न हो जाएगा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में, और लीव कर देगा अपने सीक रोल को, और शुरुआत कर देगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर से जैसे वो था। तो सिम्टम एक्सपीरियंस, अजम्पशन ऑफ सिक रोल्स, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, डिपेंडेंट पेशेंट रोल और रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, 5 स्टेप्स होते हैं स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर के। सिम्टम एक्सपीरियंस, अजम्पशन ऑफ सिक रोल्स, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, डिपेंडेंट पेशेंट रोल और रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा आपको जो है अच्छी हेल्प मिलने वाली है। फैक्टर अफेक्टिंग इलनेस बिहेवियर, फैक्टर अफेक्टिंग यानी इलनेस और बिहेवियर के फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपका पहली बार कल्चर जो है अफेक्ट करता है। एजुकेशनल और अवेयरनेस, अगर आप एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है तो करता है, जैसे कि सम कल्चर प्रेफर होम रेमेडीज बिफोर द सीकिंग ए डॉक्टर, ठीक। तो अगर कोई गंभीर बीमारी, आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको अगर टाइफाइड वगैरह हुआ तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो इससे आपकी बीमारी बढ़ सकती है। इसके अगर अवेयरनेस नहीं है तो इसके लिए भी हो सकता है। उसके बाद एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर एक्सेस सब जगह पे अच्छी नहीं है, बहुत जगहों पे बहुत दूर दूर हॉस्पिटल हैं, तो ये भी अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर हॉस्पिटल, ये भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक, पुअर इंडिविजुअल है तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं बीमार जो है दवा लेने से, सोचते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद में आता था प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट कितना है, सोशल का सपोर्ट कितना है, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन द पेशेंट, पेशेंट पे इम्पैक्ट क्या होता है और फैमिली पे, दो चीज़ें आपको पढ़नी है। इम्पैक्ट, कोई भी बीमार हुआ है तो उसका पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके बाद उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला। तो पेशेंट वाला तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, फिजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, पेन होगा, वीकनेस होगा, टायर्डनेस होगा, मे बी लॉस ऑफ एबिलिटी, डेली वर्क जो है नहीं कर पाएगा, डेली टास्क नहीं कर पाएगा। इमोशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अगर ज़्यादा दिन तक बीमार है तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी जा सकता है। वरी अबाउट द रिकवरी, वो डरेगा भी कि कैसे ठीक होगा। इसके बाद सोशल सपोर्ट अगर है तो आइसोलेशन फ्राम द
फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज में मिस द वर्क और स्कूल से कोई करेगा। फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कोई ज़्यादा दिन बीमार रहेगा तो ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। रोल अगर गंभीर बीमारी है और रोल चेंज हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा तो अपना यूजुअल जो है वर्क नहीं कर पाएगा, जैसे वर्किंग पेरेंटिंग ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा तो उसका रोल चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन द फैमिली, फैमिली पे क्या इमोशनल स्ट्रेस पड़ेगा कि आपका फैमिली मेम्बर जो फील करेगा वरीड, सैड, हेल्पलेस करेगा। अगर कोई आप गार्जियन है तो वो भी और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो होता है एक्सपेंशन ऑफ ट्रीटमेंट का फाइनेंशियल पड़ेगा ही पड़ेगा। टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक आदमी बीमार है तो उसका भी काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, उसका भी काम करना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस पर सोशल एंड लाइफ अफेक्ट है, सोशल लाइफ इफेक्ट होगा। फैमिली में भी फील आइसोलेटेड क्योंकि वो आपके सेवा में आपके लिए ज़्यादा परेशान रहेगी तो वो अपने फैमिली सोशल ग्रुप से नहीं मिल पाएगा। स्ट्रेस काजिंग कॉन्फ्लिक्ट, और स्ट्रेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी करवा सकता है और फैमिली क्लोजर थ्रू द सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो इतना ही था आपकी इस वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वन शॉट में पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। आपके लगभग 32 चैप्टर्स हैं, 32 चैप्टर को आपको जल्द से जल्द कवर कर दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाना है और ये सारे जो पॉइंट दिए हैं बस इनको अच्छे से समझ के जाइए, लेक्चर को अच्छे से देख के जाइए, थोड़ा बहुत नोट बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए। इसके बाद में आप जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाएंगे तो कोई भी हेडिंग जरूर याद रखिए, उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखिए, पैराग्राफ वाइज कभी मत लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, अच्छे नंबर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर का आंसर जल्दी आएगा तो तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप ये नोट्स डाउनलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।